नमस्कार साथियों, कोठारी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, बोर्ड एग्जाम सिर पर है। 10th और 12th एमपी बोर्ड और सीबीएसई आपके सिर पर है। इससे आपकी तैयारी जो आप कर रहे हैं, इस तैयारी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए हम लाए आपके लिए एक खास तोहफा। हम आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से, वीडियो सीरीज़ के माध्यम से और स्टडी मटेरियल्स के माध्यम से आपकी तैयारी में जो आपकी तैयारी चल रही वो ए ग्रेड से A++ ग्रेड के लिए लाने के लिए काफ़ी कुछ मटेरियल आपको देने वाले हैं। इस मटेरियल में सारे पुराने एग्ज़ाम्स में जितने आए हुए एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके साथ साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 में आ सकते हैं, उसके लिए हम आपको वीडियो सीरीज़ के माध्यम से और स्टडी मटेरियल के माध्यम से टाइम पर आपको पहुंचाते रहेंगे। साथियों, हम इसी सीरीज़ के क्लिप में चलते हुए हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में, जैसा कि मैं ओपी तिवारी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ले रहा हूँ, तो इसमें हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, इसमें कैसे हम इसको करके 4 मार्क का क्वेश्चन है, कैसे हम इसको करके आसानी से निकाल सकते हैं। साथियों देखिए, होता क्या है कि जैसे जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट थोड़ी देर के लिए मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में क्या हो रहा है कि मैथमेटिक्स आपका सीबीएसई एमपी बोर्ड के जो 12th स्टैंडर्ड का है, उस पर ध्यान रखें, 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब पार्ट ए में जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंशियल वाला पार्ट आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट आता है, और पार्ट बी में इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट आता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि सारे यूनिट्स को डिवाइड कर दिया है 10 यूनिट्स में। अब उसमें आपको कुछ यूनिट, हमने जो वीडियो सीरीज़ आपको दी जाएगी, उसमें 10 वीडियो सीरीज़ के माध्यम से आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। अब बात आती है कि इसमें 2026 के लिए क्या करेंगे, तो 2026 के लिए हम देखेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो आप आगामी एग्जाम्स में क्रैक करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो क्रैक करने के लिए आपको आ सकता है। तो देखिए, उन्हीं में से एक था, हम इसमें आज इस चैप्टर में हम ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साथियों, हम देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट आप सभी जानते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 भागों में डिवाइड रहता है। पहला पार्ट होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप जानते हैं कि सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। दूसरा वाले पार्ट में आ जाता है आपका वेरिएबल सेपरेबल वाला पार्ट आ जाता है। तीसरे वाले पार्ट में जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x या वेरिएबल y, और चौथे वाले पार्ट में जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस फॉर्म। अब बात आती है कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसमें कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ सकता है। किसी में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो किसी में 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, किसी में 4 मार्क का है, ऐसा करके डिवाइड रहता है, मार्क्स डिवाइड रहता है। हो सकता है कि आपकी एक केस स्टडी में आ जाए, तो उन्हीं में से क्वेश्चन एक हमने यहाँ पर लिया है, जिस पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन को देखने से कैसे पता चलेगा कि ये आपका कौन सा पार्ट है। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जा रहा है वो वास्तव में कौन से पार्ट में डिवाइड है। कौन से पार्ट मतलब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि उसमें ये एक पार्ट आ जाता है, कौन सा पार्ट आ जाता है, वेरिएबल सेपरेबल का, एक ऑर्डिनरी वाला पार्ट आ जाता है, एक आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट आ जाता है, एक होमोजीनियस आ जाता है। तो क्वेश्चन को जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन सब की मैथड अलग अलग होती है। जैसे कि हम इनमें से देखते हैं, सिंपली अगर ये क्वेश्चन को पढ़ें तो हमको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कौन से फॉर्म का है, होमोजीनियस का है कि लीनियर का है कि वेरिएबल सेपरेबल का है कि सिंपल या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जैसा कि आप देखिए, ये हमारे पास कंडीशन है, क्वेश्चन का दे रखा है, और इसमें कंडीशन से, इस क्वेश्चन में कंडीशन भी दे रखा है, यानी ये क्वेश्चन केस स्टडी का बन सकता है या मैक्सिमम मार्क्स का बन सकता है, आपका 3 या 4 नंबर का हो सकता है, 5 नंबर का बन जाए। तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें दे रखा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, 1 + x² डिवाइड बाई dx + 2xy - 4x² = 0। अब सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन दे रखा, व्हेन x = 0 y = 0। जब भी कभी इस तरह का दे रखा हो, कंडीशन दे रखा हो, तो हमेशा ये मान के ही चलना है आपको कि वो क्वेश्चन क्या मार्क्स जो होंगे ज़्यादा होंगे। अब इस पर हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। हमने एज इट इज़ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लिया, ये द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 + x² डिवाइड बाई dx + 2xy = 4x², ये लिख लिया। अब इसमें कंडीशन दे रखी है व्हेन x = 0 y = 0।
अब ये कंडीशन दे रखी। अब इस इक्वेशन को देखने से ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये कौन से फॉर्म का है। जनरली ये होमोजीनियस है नहीं, क्योंकि होमोजीनियस में x और y के वेरिएबल सेम होना चाहिए, यानी x की डिग्री और y की डिग्री सेम होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल में सेपरेट हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं है, ऑर्डिनरी भी नहीं है। तो एक बचता कौन सा बचता है आपका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x या विद वेरिएबल y। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं तो खुद ही पता चल जाएगा। तो देखते हैं हम इसको 1 + x² से अगर इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है dy/dx + 2xy अपॉन 1 + x² इक्वल्स 4x² अपॉन 1 + x²। ये हमने डिवाइड कर दिया। अब आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x है, क्योंकि ये इस फॉर्म का है। किस फॉर्म का? dy/dx + py = q, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिसमें dy/dx दिया प्लस पी वाई, यानी p आपका ये हो गया, जो y का कॉफिशिएंट है वो आपका क्या कहलाता है? p कहलाता है, यानी 2x अपॉन 1 + x² आपका p हो गया। और q ये राइट साइड पे जो पर्टिकुलर पार्ट में रहता है, जिसको हम पर्टिकुलर सोल्यूशन बोलते हैं, तो ये हो जाता है 4x² अपॉन 1 + x²। तो ये हो गया कंप्लीटली LDE, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x के फॉर्म है, क्योंकि राइट साइड में आपका x दे रखा है। तो dy/dx + py = q। अब बात आती है कि ये तो क्लियर हो गया हमें कि ये किस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब हमें क्लियर हो जाए तब हमें उसकी मेथड अपने को देखना पड़ेगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं अपन। जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहले अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये पता चल जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल x है या विद वेरिएबल y है, तो उसके लिए फिर सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं IF। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया IF, कैसे निकालेंगे? ये होता है इंटीग्रल e⁻p⁴dx, यानी एक्सपोनेंशियल की पावर p⁴dx। अब p क्या है आपके सामने? तो p जो y का कॉफिशिएंट होता है वो p कहलाता है, यानी 2x अपॉन 1 + x² आपका क्या हो गया? p हो गया। और तो ये यहाँ पे रख दिया हमने, तो e की पावर हो गया इंटीग्रल 2x अपॉन 1 + x² dx। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसा कि आप पार्ट सेकंड सॉल्व किए होंगे, इंटीग्रल का पार्ट आपको पता ही होगा कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता, पर उसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं आपको, तो आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा ये। जब आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ पर इंटीग्रल 2x अपॉन 1 + x² dx, इसको आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखते हैं कैसे निकालेंगे। अगर कभी भी डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ऑलवेज रिमेंबर क्या बोल रहा हूं, व्हाट आई मीन टू से हियर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा हो। यहां आपका डिनोमिनेटर है 1 + x², इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा? 2x न्यूमरेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे सभी इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है? लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाती है। ऑलवेज 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 ध्यान रखना, आप सभी जितने भी बैठे हैं आप सभी ध्यान रखेंगे। तो क्या हो रहा? e की पावर क्या है? 2x अपॉन 1 + x² dx, यानी 1 + x² को आपको यहाँ t मानने की जरूरत नहीं है। जो कॉपी चेकर रहेगा वो ऑलरेडी जानता है कि बच्चे ने कैसे सॉल्व किया है। t यहाँ पर हर जगह t नहीं माना जा सकता, और आप यहाँ पे काम किस पे कर रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन पे कर रहे हैं, तो भूल कर भी नहीं मानेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? ये क्लियर है कि 1 + x² को अगर हम t मानते थोड़ी देर के लिए तो 2x dx = dt हो जाता, तो ये आ जाता आपका dt अपॉन t, तो log t वैसे भी आ जाता, तो नहीं मानेंगे। नीचे का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर दिख रहा है ना, तो log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल क्या हो गया? e की पावर log ऑफ 1 + x²। अब e और log ये वैनिश हो जाते हैं, यानी ये समाप्त हो जाते हैं। जहां भी e log हो या log e हो, क्योंकि log में अंडरस्टूड रहता है उसका बेस e, log में हमेशा अंडरस्टूड रहता है, अगर कुछ भी बेस नहीं लिखा है तो log बेस e माना जाता, तो e की पावर log कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनता है आपका 1 + x² आ गया आपके सामने। अब हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया 1 + x²। अब क्या करेंगे इसके बाद? तो हमारे लिए इसके निकालने के लिए एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम? मैथमेटिक्स में इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में इस चीज़ को जानकारी रखेंगे कि हमको सॉल्व करना पहले तो हमारे पास तो ये फॉर्मेट है ही है। आपने ऊपर तो लिख दिया, सॉल्यूशन तो लिख दिया, लेकिन फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो फाइनल सॉल्यूशन का ये फार्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx + c। ये सॉल्यूशन होता है, हमेशा ध्यान रखें।
और अगर दूसरे में होता विद वेरिएबल y होता तो ये पलट जाता x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c हो जाता। ये ध्यान रखें, दो पार्ट में डिवाइडेड है इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, खासकर इसमें LDE में विथ वेरिएबल x विथ वेरिएबल y, तो उसके लिए अलग हो जाता। ये विथ वेरिएबल x था, जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि राइट साइड में क्या दे रखा 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि x का फंक्शन है इसलिए विथ वेरिएबल x हो गया। अगर ये y का फंक्शन होता तो विथ वेरिएबल y हो जाता। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपका आ गया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाला आपने 1 प्लस एक्स स्क्वायर निकाला, तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल्स q क्या दे रखा आपके सामने 4x स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो q रख दिया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब आप जानते हैं सभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सॉल्व हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, पता ही है आपको नीचे से, क्योंकि ये आपको ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया तो आपको मिल गया 4x स्क्वायर डी एक्स प्लस सी आ गया। अब इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे 4x स्क्वायर डी एक्स को तो 4 तो बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x क्यूब अपान 3 प्लस सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, साइड में आपको रीजन बताना पड़ेगा। ये ध्यान रखें कि आपको अगर बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लेना है, यानी अगर 4 नंबर क्वेश्चन है तो 4 में 4 लेना है, तो साइड में जो फॉर्मेट है वो आपको बताना पड़ेगा आप कहाँ से ला रहे हैं। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये चीज़ क्लियरली ध्यान रखें सभी बच्चे। ओके, तो ये आ गया एक्स एन डी एक्स, सिंस एक्स एन डी एक्स बराबर एक्स एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 होता है, एन इज नॉट इक्वल टू -1, तो अब आ जाइए ये आ गया 4 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दिया एक्स क्यूब अपान 3 प्लस सी आ गया, यानी y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4 इंटू एक्स क्यूब अपान 3 प्लस सी आ गया। अब इसीलिए उसने कंडीशन लगा रखा था, क्योंकि सी हमारा क्या है कांस्टेंट है। जब भी हम इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालते हैं तो राइट साइड में हमें सी लगाना पड़ता है। अगर उसकी कंडीशन दे रखी तो सी की वैल्यू हम इस कंडीशन से निकालेंगे। उसने पहले दे रखा सब्जेक्ट टू इनिशियल कंडीशन एक्स इक्वल 0 वाई इक्वल 0, वो इसीलिए दिया है जिससे आप सी की वैल्यू निकाल सकें। तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम x इक्वल 0 करते हैं तो y इक्वल 0 हो जाता, तो यहाँ पे x 0 किया y 0 हो गया, तो 0 इक्वल 0 प्लस सी, यानी 0 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल्स 4 इंटू 0 प्लस सी। यानी अल्टीमेटली आपको खुद ही क्लियर होगा कि x 0 रखेंगे y 0 हो जा रहा, तो ऑलरेडी 0 हो रहा, x 0 बराबर व्हेन x इक्वल 0 y इक्वल 0, तो ये 0 रख दिया अपन ने, आपका आ गया सी की वैल्यू 0। कुछ भी नहीं करना, देख के ही आंसर आ सकता था। कंडीशन ये थी कि x की वैल्यू कुछ और नहीं दे रखे थे, अगर 1 2 3 कुछ देता, y की वैल्यू देता, तब आंसर निकालने के लिए आपको थोड़ा डिफिकल्टी आती। यहाँ तो x 0 रखो y डायरेक्टली 0 हो जाता, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये आ गया आपका c इक्वल 0। अब c की वैल्यू वापस इसमें रख देंगे, इसी में ये जो सोल्यूशन आया था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स 4x क्यूब अपान 3 प्लस सी। अब c की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 4x क्यूब अपान 3 प्लस सी की जगह 0 हो गया। ये फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर ये आ गया। अब अगर आपने इतना एक्सप्लेन कर दिया, अगर इस तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन को सारा लिख दिया, बता दिया, तो ये मान के चलिए कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सीबीएसई में तो खासकर नहीं पूछेगा, सीबीएसई में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेंगे। एमपी बोर्ड वालों को थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल कम रहता है सीबीएसई के कंपैरिजन में, तो उनको थोड़ा इजी गोइंग हो सकता है। तो इससे कम वाले क्वेश्चंस जो भी आएंगे इंपॉर्टेंट, हम वो भी आपको देते जाएंगे स्टडी मटेरियल में। पर ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखें। इससे भी डिफिकल्टी लेवल आ सकता है, ये सब भी सीबीएसई वाले बच्चे खासकर ध्यान रखें। अब इस तरह से ये जो पार्ट है हमेशा ध्यान रखें। जैसे कि मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनता है, थोड़ी देर के लिए ध्यान रखें, तो वो 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट से दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको एलडीई से दे, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से दे। हो सकता है कि आपको होमोजीनियस से दे दे। होमोजीनियस तो और ज़्यादा लॉन्ग कट क्वेश्चन रहते हैं, उसको और ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि इसका फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। आपको चारों पार्टों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तैयारी किसकी करना है, होमोजीनियस फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में और एलडीई यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसी से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं पिछले कई सालों में, सीबीएसई वालों में और एमपी बोर्ड वालों दोनों में भी।
राइट, बस दोनों का वेटेज अलग अलग रहता है, दोनों की डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहती है। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें तो आप ध्यान रखें कि ऑर्डिनरी वाला जो क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे क्या हो सकता है, एमसीक्यू आ सकता है। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो 1 मार्क्स आता है। वो वेरिएबल सेपरेबल भी एमसीक्यू में पूछ सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग कट क्वेश्चन पूछेगा तो मार्क्स उसके क्या होंगे, 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में खासकर जो आपके पास बुक्स अवेलेबल है उसमें हार्डर लेवल क्वेश्चन जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें जिससे आपके पूरे मार्क्स आ जाएं। ओके, थैंक यू। आपको निश्चित रूप से अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।